नमस्कार। अब हम करेंगे कि परासरण दाब द्वारा अणुभार का निर्धारण हम किस तरीके से करते हैं। परासरण बता दिए क्या होता है। परासरण में क्या होता है कि विलायक के अणु है वो शुद्ध विलायक या तनु विलयन से किस अर्धपारगम झिल्ली को पार करके किस तरफ जाते हैं, सांद्र विलयन की तरफ। और अगर हम इस गमन को रोकते हैं तो क्या करेंगे, विलयन के ऊपर एक दाब लगा देते हैं। तो इतना दाब जो कि विलायक के अणु का शुद्ध विलायक या तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ अर्धपारगम झिल्ली द्वारा सांद्र विलयन की तरफ गमन को क्या कर देता है, रोक देता है। तो जो विलयन पर दाब लगाते हैं उस दाब को हम क्या कहते हैं, परासरण दाब। तो इस परासरण दाब के द्वारा हम किसका निर्धारण करेंगे, विलेय के अणुभार का। कि कोई भी अज्ञात विलेय है तो उस विलेय की मॉलिक्यूलर वेट अणुभार क्या होगा। तो विलेय के परासरण के हमने नियम पढ़े थे कि परासरण पर सांद्रता का प्रभाव क्या होता है, परासरण पर ताप का प्रभाव क्या होता है और दोनों का एक साथ प्रभाव क्या होता है। जब दोनों का एक साथ प्रभाव हमने ज्ञात किया था तो हमारे पास एक वन टॉप समीकरण आई थी, पाई वी इक्वल्स टू एन आर टी। ये वन टॉप समीकरण थी हमारी। यहां पर n क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। मान लिया हमारे पास एक विलयन है जिसमें विलेय के W1 ग्राम घुला हुआ है। कितना घुला हुआ है, W1 ग्राम। और मान लिया उसका अणुभार कितना है, M1। तो मोल क्या होता है, ग्राम में भार बटा अणुभार। तो यहां पर n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई वी इक्वल्स टू M1 R T। ये लिख सकते हैं। विलायक किसी भी विलयन के अंदर विलेय के अणु उसी तरीके से व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं जैसे किसी गैस के अणु गैस के अंदर करते हैं। तो इस समीकरण को हम गैस समीकरण से इक्वल मान सकते हैं। ये हमने पढ़ा था पहले। पाई भी इक्वल टू क्या हो गया, भार बटे अणुभार इंटू आर टी। M1 क्या है, अणुभार। अगर हमें उस विलयन का परासरण दाब पता है, उसका कितना आयतन है और उसमें हमने कितने ग्राम विलय मिलाया है, उसका अणुभार नहीं पता, हमें उसकी मात्रा तो पता होगी कि हमने कितना मिलाया उसमें। तो हम इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते, R और T क्या है, ताप हमारे पास रहेगा, किस ताप पर मिला रहे, R क्या है, कांस्टेंट है। तो M1 बराबर क्या होगा, W1 RT अपॉन 5V। तो ये किसी भी विलेय के अणुभार का इससे हम क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं कि M1 है हमारा अणुभार किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी विलेय का अणुभार निर्धारित कर लेंगे। अब हमारे पास एक आता है समपरासरी विलयन, आइसोटोपी। समपरासरी क्या होता है, आइसोटोनिक। समपरासरी क्या होता है, जब दो विलयन एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किए जाते हैं और उनके बीच विलायक के अणुओं का आदान प्रदान या आवागमन नहीं होता,
दो विलियन है, दोनों को हमने किससे सेपरेट कर रखा है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, अर्धपारगम झिल्ली से। और पृथक करने के बाद भी एक विलियन से दूसरे विलियन की तरफ विलायक के अणुओं का गमन नहीं होता, तो ऐसे विलियन को हम क्या कहते हैं? समपरासरी विलियन। तो जब कोई दो विलियन, जब कोई दो विलियन एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक है, झिल्ली द्वारा पृथक है और उनके बीच परासरण की क्रिया नहीं हो रही, और उनके बीच परासरण की क्रिया नहीं होती, तो ऐसे विलियन को क्या कहते हैं? समपरासरी विलियन। जैसे ये दो विलियन है, ये अर्धपारगम झिल्ली है, ये विलियन ए है और ये विलियन बी है, दोनों अर्धपारगम झिल्ली से पृथक है, लेकिन विलायक के अणु ना तो इधर से इधर जाते और ना इधर से इधर आते, तो ऐसे विलियन को हम क्या कहते हैं? समपरासरी विलियन। अब एक होता है अल्पपरासरी हाइपोटोनिक विलियन। हाइपोटोनिक क्या होता है? अल्पपरासरी। जैसे कोई ह्यूमन बॉडी में आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिकाएं, अगर इस लाल रक्त कणिका को हम NaCl के विलियन में डाल दें, ये किसका विलियन है हमारा? 0.91% NaCl, और इसके अंदर हमने क्या ले रखी है? ये एक आरबीसी। तो विलायक के अणु ना तो इधर से इधर जाएंगे और ना इधर से इधर आएंगे, तो ये विलियन कैसा होगा हमारा? समपरासरी विलियन। कैसे होंगे? समपरासरी विलियन। लेकिन अगर हमारा जो ये NaCl का विलियन है, इसकी सांद्रता 0.91 से क्या है? कम है, से कम। इसकी सांद्रता क्या है? 0.91% से कम है, तो क्या होगा? इसकी सांद्रता कम है, ये तनु है, और इसका मतलब अंदर वाला विलियन जो आरबीसी के अंदर भरा हुआ है वो कैसा होगा? सांद्र होगा। तो विलायक के अणु क्या होंगे? तनु विलियन से किस तरफ जाएंगे? अंदर की तरफ आएंगे इसमें, क्योंकि इसकी सांद्रता तो कम है, बाहर वाले NaCl विलियन की इसकी ज्यादा है। तो ये जो आरबीसी सेल क्या होगी? धीरे धीरे फूलती जाएगी, और एक स्थिति ये हो सकती है कि ये क्या हो सकता है? फट भी सकती है, जिसको हम क्या कहते हैं? हीमोलाइसिस। तो ऐसे विलियन को हम क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक। कैसा विलियन कहलाएगा ये? हाइपोटोनिक। एक होता है हाइपरटोनिक, अति परासरी विलियन।
अति परासर। अगर इस विलयन की सांद्रता NaCl का जो विलयन है जिसके अंदर क्या क्या डली हुई है, आरबीसी की सेल, लाल रक्त कणिका, तो इस NaCl की सांद्रता 0.91 से अधिक है, क्या है, इससे अधिक है, ये आरबीसी है हमारी। इस NaCl की सांद्रता क्या है, अधिक है, इसकी कम है, यानी कि ये तनु विलयन है और ये कैसा है, सांद्र विलयन, बार बार सांद्र। तो परासरण में क्या होता है, विलायक के अणु तनु विलयन से किस तरफ जाते हैं, सांद्र विलयन की तरफ। तो इस आरबीसी में से विलायक के अणु, क्योंकि ये कैसा है, तनु, इसकी सांद्रता अधिक है इससे, तो विलायक के अणु इस आरबीसी में से किधर निकलने शुरू हो जाएंगे, इस बाहर की तरफ, विलयन की तरफ। इसमें से निकलेंगे तो इसका आयतन क्या होगा, और ये क्या होती जाएगी, संकुचित होती जाएगी। आरबीसी का क्या होगा, संकुचन होगा। तो ऐसे विलयन को, इस विलयन को हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अति परासरी विलयन। समपरासरी क्या होंगे, जब दोनों विलयनों में से को अर्धपारगम झिल्ली से पृथक करें तो उसमें से ना तो विलायक के अणु एक विलयन से दूसरे की तरफ जाएंगे या ना दूसरे से पहले की तरफ आएंगे, यानी कि विलायक के अणु का आवागमन नहीं होता। आरबीसी में जो इसकी सेल वॉल है, ये एक अर्धपारगम झिल्ली की तरह काम करती है, ठीक है। हाइपोटोनिक में और हाइपरटोनिक में विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ क्या करेंगे, गमन करेंगे। अब मान लिया हमारे पास दो समपरासरी विलयन है, दो विलयन है, दो कैसे है, समपरासरी। विलयन एक और विलयन दो। विलयन एक का परासरण दाब कितना है, पाई1, और दूसरे का कितना है, मान लिया पाई2। विलयन एक का आयतन कितना है, V1, दूसरे का कितना है, V2, और ताप कितना है यहां पर, T, कितना ताप है, T। विलयन फर्स्ट के अंदर विलय के कितने मोल घुले हुए हैं, N1, और दूसरे में कितने घुले हुए हैं, N2। ये दो विलयन है, विलयन फर्स्ट और विलयन सेकंड। तो समपरासरी विलयन होंगे तो पाई1 फर्स्ट विलयन के लिए वन टॉप समीकरण क्या होगी, पाई1 V1 इक्वल्स टू N1 RT, और दूसरे के लिए पाई2 V2 इक्वल्स टू N2 RT। और विलयन कैसा हमारा, समपरासरी है, विलयन कैसा है, समपरासरी है, तो दोनों का परासरण दाब क्या होगा, इसके बराबर होगा, हो गया नहीं होगा। पाई1 परासरण दाब है, वो दूसरा किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ये दोनों एक है। तो इन दोनों समीकरण से हमारे पास क्या रहेगा, पाई1 V1 इक्वल्स टू पाई2 V2, ये आएगा, नहीं सॉरी N1, पाई1 और पाई2 तो क्या है, बराबर है, तो N1 V1 अपॉन V1 N2 V2, या N1 V1 इक्वल्स टू क्या आएगा, N2 V2। पाई1 पाई2 बराबर है तो क्या हो गया,
N2 upon V2। अब N क्या है, N1 क्या है, जो फर्स्ट विलियन है उसमें विलय के मोलों की संख्या। N2 क्या है, सेकेंड विलियन है उसमें विलय के मोलों की संख्या। मान लिया फर्स्ट में विलय के हमने कितने ले रखे हैं, W1 ग्राम, कितनी मात्रा है W1, और इसके मोल कितने हैं M1। इसमें विलय की मात्रा कितनी है W2 ग्राम, और इसकी मोलर संख्या कितनी है M2। तो हम क्या लिख सकते हैं, W1 अपॉन M1 B1 W2 B2। तो इसमें से अगर हमें दोनों में से एक की भी मोलर संख्या पता हो, मॉलिक्यूलर वेट पता हो, तो दूसरे का मॉलिक्यूलर वेट हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये समपराश्रयी विलयन के लिए अगर हम दोनों में से एक की मोलर संख्या मॉलिक्यूलर वेट पता हो तो दूसरे के मॉलिक्यूलर वेट का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। थैंक यू।